हमने रिसर्च का शुरू किया हुआ टॉपिक, और रिसर्च में हमने रिसर्च प्रपोजल तक हमने पढ़ लिया था, साइनोप्सिस तक का। तो आज हमें पढ़ना है कि कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, क्या 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 उनके मेथड होते हैं, उन चीज़ों को हमें पढ़ना है। मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है? तो मुझे बता दें माइक खोल के। जी जी भैया। सर। थैंक यू जी। देखिए, रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव्स का निर्माण करना, वेरिएबल्स को पहचानना, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये हम कर चुके हैं। रिसर्च डिजाइन हमने कर लिया, एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल कर चुके हैं, कि डाटा कलेक्शन के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डाटा, ये आज हम दोबारा से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये चीज़ मैंने आपको करवा दिया। सैम्पलिंग मेथड की प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, ये मेथड हम कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने रिसर्च प्रपोजल हमने पढ़ा था, यानी कि साइनोप्सिस जिसको कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। आज हम ये दो चीज करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। और कल हम करेंगे एनालाइजिंग ऑफ डाटा एंड रिसर्च रिपोर्ट। इसलिए आज और कल में हमारा ये रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा। तो डाटा क्या होता है, मैं एक बार दोबारा से आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि डाटा के बारे में। डाटा क्या है कि एक रिप्रेजेंटेटिव एक फैक्ट दिया गया है, और जिसकी वजह से हमें जानकारी मिलती है। कि डाटा वो है जिसकी वजह से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, उसको मेजर किया जा सकता है। कि डाटा से हमें जानकारी मिलेगी, और जानकारी के बाद में फिर हम कोई एक्शन लेंगे कि वो हमारी सही जा रही है। कि जैसे कि गवर्नमेंट है, एक सर्वे कराया गवर्नमेंट ने कि भारत में कितने लोग साक्षर हैं, अर्थात कितने लोग एजुकेटेड हैं। तो एक सर्वे होगा, उस सर्वे का रफ डायग्राम बनाया जाएगा जिसको रो डाटा कहते हैं। उसके बाद में प्राइमरी डाटा बनाया जाएगा, वो प्राइमरी ही होता है, उसको प्राइमरी में चेंज किया जाएगा थोड़ा मॉडिफाई करके, ठीक है। और उसके बाद में जब वो एक सीक्वेंस फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर हमें ये पता चलेगा कि क्या हरियाणा में एजुकेशन लेवल कितना है, केरला में कितना है, एमपी में कितना है, यूपी में कितना है। जब सारे डायग्राम पैराग्राफ जब सामने आएंगे प्रेजेंट होकर, तब हमें अपने आप ही हमें नॉलेज हो जाएगी कि कौन सा स्टेट आगे चल रहा है और कौन सा स्टेट पीछे चल रहा है। और उसके बाद में फिर हमारे मोदी जी देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर जी, कि किस स्टेट में अभी और ज़्यादा एजुकेशन को लेकर काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो मतलब कि वो चीज़ कैसे होगी, जब हमारे पास डाटा होगा, वो एक्टिविटी तभी हो सकती है। रो डाटा मैंने आपको पढ़ाया था कि रो डाटा उसको बोलते हैं जो सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है। एक रफ फॉर्म में जो कलेक्शन किया जाता है उसको रो डाटा कहते हैं। ये अनप्रोसेस्ड डाटा, इसका मतलब कि इसके अंदर कोई कमियां हो सकती हैं, अभी इसको क्लीन नहीं किया गया। तो इसका एग्जाम्पल मैं अपनी क्लास का ले लेता हूँ। कुछ दिन पहले हमने अपने कुंदन जी, निशा जी, पवन जी, कविता मैडम, इनका हमने फीडबैक लिया था। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। नूरा जी ने क्या रैंकिंग दिया है, नीरज जी ने क्या दिया, मोना जी ने क्या रैंकिंग दिया, ठीक है। देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं ना डाटा। आप जल्दी से माइक खोल के बताएंगे, ये जो डाटा भी मैंने जो स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है, ये कौन सा डाटा है? रो रो डाटा। रॉ डाटा। रो रॉ डाटा। रो डाटा। डाटा है। वेरी गुड। ये रो डाटा इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे के सामने लेके आता हूँ स्क्रीन आपकी। अब इसी डाटा को जब हमने थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया, आ गया वो,
अरे सॉरी, गायब हो गया। एक मिनट रुकिए, मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ दोबारा से। ये रहा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये वही डाटा है जो अभी आप लोगों को रफ फॉर्म में दिखाई दे रहा था। ठीक है, यानी कि जो डाटा अभी आपको वहां पे देख के हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था उस पिक्चर में, लेकिन यहाँ पे देख के अब हमें क्लियर हो गया कि एक्चुअलिटी क्या है, कौन सा टीचर हमारा ज्यादा सबसे बेस्ट कर रहा है और कौन सा टीचर हमारा पीछे चल रहा है। यानी कि जो पहले का जो रो डाटा था, अब हमने उस रो डाटा को सिस्टमेटिकली मैनेज कर दिया कि हमारी निशा मैडम किस रैंकिंग पे चल रही है, कुंदन सर किस रैंकिंग पे चल रहे हैं, पवन सर, कविता मैम क्या रैंकिंग चल रही है, नीचे स्पष्ट दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, तो अब हमने बताया था ना, डाटा का मतलब क्या होता है कि डाटा से हमें नॉलेज मिलती है। अब हमें, मुझे मोहित जी बताएंगे आपको ये डाटा देख के क्या नॉलेज मिल रही है, आप हमें बताओ, क्योंकि आपकी क्लास का ही डाटा है। इससे भैया हमें पता चल रहा है कि जो ये जो टीचर्स है ना जो पढ़ा रहे हैं इनकी रैंकिंग के हिसाब से पता चल रहा है कि किसकी क्वालिटी कितनी है और वेरी क्वांटिटी का गुड, भी। बहुत बढ़िया। यानी कि एक डाटा वो होता है जिससे हमें कोई जानकारी मिले। तो अभी मोहित जी ने बहुत अच्छा बताया, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा कौन सा टीचर कितने सिस्टमेटिकली, कितने ज्यादा अपनी टीचिंग एड्स को यूज करता हुआ, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करता हुआ बच्चों के कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है। तो इससे हमें ये जानकारी मिल गई है बुनियादी, तो ये जानकारी मिलती है। अच्छा, अब इसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ डाटा। मैं भी एक बार आपको बता देता हूँ। एनालिसिस का मतलब होता है एक तरीके से जजमेंट के रूप में, एज ए जज हम उस चीज को नोटिस कर रहे हैं और वो सामने जो डाटा के अंदर कुछ गलतियां हैं, उस गलतियों को हमें दूर करनी है। ठीक है, मैं ये थोड़ी देर के लिए शो करूंगा, आप लोगों को गलती पहचाननी है और जिसको गलती पकड़ में आ जाएगा वो मैसेज कर देगा। ठीक है, मैं देखता हूं कि आप सब लोगों का माइंड कितना शार्प है। इस डाटा के अंदर हमने जानबूझ के गलती किया हुआ है, उस गलती को आप लोगों को पकड़ना है। ठीक है, तैयार हो जाओ गलती को पकड़ने के लिए। ये रहा जी, आपके सामने है, आप सभी लोगों को डाटा दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है और उस मिस्टेक्स को कैसे दूर किया जाए वो चीज भी आपको बतानी है। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम हो रहा है आपके पास, अच्छे से जज कीजिए डाटा को। जी, टाइम अप। अब मैं पूछता हूँ, अब मुझे कौन बताएगा? संतोषी जी हाथ उठा रही हैं। जी संतोषी जी बताइए, क्या दिखाई दिया आपको डाटा में? जी, मुझे ये दिखाई दिया कि मतलब जिनका रैंक सिस्टमैटिक नहीं है इसमें, जिनको क्या से रैंक क्या मिला क्या है। होना चाहिए सिस्टमेटिक, जैसे आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए हाँ तो? जी, जी सबसे पहले तो निशा मैम का होना चाहिए, फिर अपना कविता मैम का होना चाहिए, फिर अपना कुंदन भैया का होना चाहिए, फिर अपना ये के पवन भैया का होना चाहिए। नहीं, ये तो कोई मेन कोई खास वो नहीं है। नहीं, कोई ज्यादा चीज आपने पकड़ी नहीं है। अगर हम दूसरे उस दृष्टिकोण से देखें तो निशा जी और कुंदन जी दोनों योग दर्शन के टीचर थे, तो उससे तो आपका तो एनालिसिस ही गलत हो गया। हैं? आपने क्लास नहीं लिया था क्या? ये दोनों एक मैं बस साथ थे तो एक साथ थे। इसमें ऐसे ऐसे वो भी हो सकता है क्या, अल्फाबेटिकल नाम? ना ना सर ना मैं ना, हूँ मेन क्या? सबसे मेन पकड़ गलती नहीं पकड़ी आपने। टोटल भैया, मोहित जी बताएंगे, बताओ मोहित जी क्या गलती आपको दिखाई दे रही टोटल है? में गड़बड़ लग रही है भैया। कैसे, किसका टोटल में? टोटल जो स्टार्टिंग में दे रखा है ये इनका निशा मैम का जो भी है, इनका निशा मैम का देखो आप 9 18 और ऊपर के दो 20 और 7 और 7 14।
नहीं सही है टोटल भी। सर मैं असेंडिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। भैया जो रैंकिंग देंगे वही तो लिखेंगे, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग क्या करेगा। सर मैं कोशिश करूँ क्या? 82 दिया है तो मैं यहाँ पे 90 थोड़ी लिख दूंगा, जो दिया है वही तो लिखूंगा है। ये कोई बात नहीं हुई मोहित जी, आपकी ना मजा नहीं आया बिल्कुल। सर मैं मैं कोशिश करूँ क्या? बोलूं? हाँ बोलो मीनाक्षी जी, बोलो जी बोलो। सर मैं जी बोलूँ बोलो क्या? हाँ बोलो कमला जी, बोलिए बोलिए। इसमें मुझे जो दिख रहा है कि भैया को ना नोरा निशा ने ना ब्लैंक छोड़ दिया है। वेरी गुड, वही सबसे मेन पॉइंट इन्होंने पकड़ लिया। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कुंदन भाई को एक ने नंबर ही नहीं दिए। नूरा जी है क्लास में नहीं है, ठीक है समझ आया। इतनी बड़ी गलती आप लोगों को पकड़ में नहीं आई, बताओ ये क्या आप जज बनोगे। नूरा जी ने नंबर ही नहीं दिए कुंदन जी को, अब कुंदन जी की रैंकिंग तो अपने आप ही कम होनी है, समझ आया। अब नूरा जी से जब हमने बात किया तो नूरा जी बोले कि मैंने तो कुंदन जी की क्लास ही नहीं लिया तो मैं रैंकिंग कैसे दूंगी। ठीक है भैया, बात भी उनकी बिल्कुल सही है। अब हम कंफ्यूजन में पड़ गए, अब हम क्या करें, इसका सोल्यूशन मुझे कौन बताएगा। अब उन्होंने क्लास भी नहीं लिया, फिर भी हम कैसे रैंकिंग दें, ये जजमेंट कौन करेगा बताओ। नूराज जी का सबका मार्किंग हटा देना होगा ना। वेरी गुड, पहला ऑप्शन तो कुंदन जी ने बता दिया कि नूरा जी को कंप्लीट ही हटा दिया जाए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दीजिए कुंदन जी। सर मैं एवरेज एवरेज कर सकते हैं उसको वेरी मार्किंग। गुड, कितना एवरेज आपका दिल बोलता है, 100 होता है। नहीं नहीं, बाकियों को जैसे उन्होंने दिया है सब टोटल का एवरेज निकाला जाए, जैसे बाकियों को दिया है तो उन्होंने। लगभग आपका दिल कहाँ पे मानेगा एवरेज पे। मेरा एवरेज तो 100 ही होता है सर। लेकिन यहाँ पे जैसे उन्होंने दिया, निशा जी को दिया है 65 और 75, टोटल ऐड करके डिवाइड बाई 3 करके जितना आएगा वो एवरेज निकल जाएगा हमारा, ठीक जैसे है, एवरेज। ठीक है, यहाँ पे हमारी मीनाक्षी मैडम का क्या कहना है, उनका दिमाग बड़ा चलता है इन चीजों में, बताओ जी मीनाक्षी जी। सही है कि जो इनका का सारे जितने पार्ट हैं उनका एवरेज वेरी गुड, है। तो जैसे कुंदन जी ने बताया, या तो हम एवरेज लगा लेंगे, या एक सामान्य सा तरीका, अगर हम एवरेज नहीं लगा सकते हैं तो हम ये देखेंगे कि बाकी लोगों ने निशा जी और कुंदन जी के बीच में क्या रैंकिंग, क्या डिफरेंस है। यहाँ पे 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, यानी कि ऊपर से हम देख रहे हैं हर डाटा कुंदन जी का निशा जी से कम है। इसका मतलब यहां पर भी 70 से कम होना चाहिए। देखो मैंने एक तरीका बताया आपको, इसका मतलब यहां पर भी कम होना चाहिए। तो यहां पर इसका मतलब कि ये 70 से कम होगा, इस बात पे तुम श्योर है। अब वो 70 से कम 65 होगा, 68 होगा, 60 होगा, अब इस बात के ऊपर डाउट रह गया, उसको हम एवरेज लेके निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा। तो यहाँ पर जो स्कोर आएगा उसको यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा, और जो टोटल आएगा वो कुंदन जी की एक्चुअल क्वालिटी होगी। समझ आ गया सभी को। तो ये डाटा को एनालिसिस ऐसे किया जाता है। ये तो हमारी क्लास का डाटा है। इसी तरीके से आप ब्राह्मणी प्राणायाम का, हलासन का, मेडिटेशन का, आपके पास जो डाटा इकट्ठा होगा उसको आप इस तरीके से रो में सिस्टमेटिकली उसको लगाओगे, ठीक है, और लगाने के बाद में उसको एनालिसिस करोगे, और एनालिसिस में आपको देखना क्या है, इस चीज को आप देखोगे। अब देखना क्या है, एक ही डाटा में आपको कई चीजें दिखाई दे सकती हैं, कई चीजें मैं भी दिखा दूंगा आपको। तो मुझे कमला जी मुझे बताएंगे आपको इस डाटा से क्या सीखने को मिलता है।
जी सर, इसमें जितने भी टीचर थे, निशा जी, कुंदन जी और पवन जी, कविता जी, इन सब के जो परफॉर्मेंस के बेस में जो इनको नंबर दिया गया है, वो इनकी क्वालिटी को दर्शाता है सर। कि वेरी ये गुड सामने वाले सर। मतलब जितने भी स्टूडेंट रहे होंगे उस क्लास में उस दिन, तो उन्होंने उनसे मतलब ये कितना उनको समझाने में सफल रहे होंगे, उसके बेस पे तो इन्होंने उनको नंबर दिए होंगे। वेरी गुड। एक एक व्यू हो गया, अब दूसरा व्यू कौन बताएगा? कोई भी, एनीवन बताओ। इसके अलावा और भी व्यू, कई व्यू बन सकते हैं, एक ही डाटा के कई व्यू हो सकते हैं, ध्यान रखिए, मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको। टीचिंग स्किल हो सकती है कि उनकी टीचिंग स्किल कैसी है। आपने वेरी 4 गुड। पॉइंट्स भी दिया था ना, क्राइटेरिया को डिसाइड करने के लिए 4 पॉइंट्स बताया था आपने। हम्म। उस बेसिस पे जैसे कि टाइमिंग का आपने बताया था कि उसने उस टाइम को कवर किया कि नहीं। इस डाटा में टाइम कहाँ दिख रहा है आपको भैया? मैं इस डाटा की बात कर रहा हूँ, इससे पीछे की नहीं बात कर रहा। इस डाटा से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, मैं वो कह रहा हूँ। सर मैं बोलूं? बोलो सर जी, बोलो। इसमें टीचिंग मेथड कौन सर कौन सा उपयोग निशा किए जी हैं को वो? 80 टू 90 के बीच मिले हैं। कुंदन जी को 80 से 85 तक है। पवन जी को 65 टू 70 के बीच में मार्क्स है। और कविता जी को 75 टू 85 के बीच में है। एक एवरेज पता चलता है किसको कितने हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ से हम एक एवरेज और पता लगा सकते हैं कि निशा जी और कुंदन जी दोनों हमारे किसके थे? योग दर्शन के टीचर थे। तो इसका मतलब योग दर्शन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है। एक चीज और हमें सीखने को मिल रही है। और हार्टेक प्रदीपिका का डाटा का एवरेज कम आया है, ये दूसरी चीज सीखने को मिल रही है। इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। एक ही डाटा से कई चीजें सीखी जा सकती है। इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा। कि ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। और ये हमेशा एनालिसिस जो होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पे हमारा उद्देश्य था कि हमारे टीचर्स की रैंकिंग पता लगाना। तो वो हम क्या करेंगे? अब ये डाटा आ गया, अब इसका एवरेज ले लेंगे और इसको क्या होगा, वो सामने 100 बाई ये करके टोटल मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, वो हमारा परसेंटेज आ जाएगा सभी टीचरों का। और उसके बाद में जो और आगे के टीचर्स होंगे उनका हम रैंकिंग इस तरीके से ले लेंगे। बाद में सबको कंपेयर कर दिया जाएगा और कंपेयर करने के बाद में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार हम रिसर्च में भी करते हैं। जब आप फ्यूचर में जब आप रिसर्च करोगे, आपके पास जब कोई डाटा आएगा, वो डाटा को आपको ऐसे ही एनालाइज करना है। और एनालाइज करने के बहुत सारे मेथड हैं। ये तो मैंने अभी मेथड तो कुछ लगाया नहीं, ये तो मैं आप ऐसे सिंपल ही हम देख रहे थे। सामान्य रूप से मेन मीडियन मोड का लगाते हैं, और भी बहुत सारे हैं, आप लोगों ने स्टैटिक्स में पढ़े होंगे। इस तरीके से डाटा को एनालाइज किया जाता है। तो डाटा हमें पता है कि रो डाटा जिसमें हमें कुछ पता ना चले वो अनसिस्टमेटिक होता है, उसके अंदर गलतियां भी होती हैं। उसके बाद में उसको प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा मेनली दो भागों में डिवाइड किया जाता है। अब मुझे बताओ ये डाटा कौन सा था जो मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे प्रेजेंट किया? प्राइमरी डाटा। प्राइमरी होगा, प्राइमरी होगा। प्राइमरी क्यों होगा प्राइमरी? इसका आंसर मुझे दो। क्योंकि सर जैसे आपने क्लास में जो लिया होगा बच्चों से वो रो डाटा हो गया हमारा, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक किया हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी डाटा होगा। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में जमाया है इसको आपने। बहुत बढ़िया। अब और ये ये फर्स्ट यूज हो रहा है, और ये फर्स्ट यूज है यहाँ पे इसका। फर्स्ट यूज है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मोहित जी, बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने, फर्स्ट यूज हो रहा है। अच्छा, अगर मैं प्राइमरी को अगर मैं दो भागों में डिवाइड करूं, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो आप मुझे ये बताइए ये इंटरनल में आएगा या एक्सटर्नल में आएगा? इंटरनल। हाँ स्वाति जी, क्यों? इंटरनल में। इसका आंसर करो, क्यों इंटरनल में आएगा? इंटरनल क्योंकि आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में खुद से ही पहली बार वो डेटा कलेक्ट किया है। अगर वो बाहर से किसी से करवाया होता, बाहर की किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो एक्सटर्नल हो जाता। वेरी गुड, यही तो पॉइंट पकड़ने का था भैया। मेरी क्लास है, हमारे नियंत्रण में रहते हैं। और मैंने अपने मेंबर की ड्यूटी लगाई, भैया स्क्रीनशॉट लो और डाटा मुझे बना के दो। हमारे टीम मेंबर ने बना के मुझे दे दिया डाटा। तो ये मेरी संस्था थी और अपनी संस्था का डाटा मैं ही यूज कर रहा हूँ, तो इसको इंटरनल बोलते हैं। अब बिल्कुल ठीक बोला स्वाति जी ने, अगर किसी बाहर का दूसरे का आदमी का अगर मैं डाटा इस प्रकार इकट्ठा करता तो उसको एक्सटर्नल प्राइमरी डाटा बोलते हैं।
ओके जी, ठीक है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं आगे। डाटा कलेक्शन। अब डाटा को बहुत सारे मेथड से कलेक्ट किया जा सकता है। अब ये डाटा हमने कैसे कलेक्ट किया, आप हमें बताओ। ये डाटा मैंने कैसे कलेक्ट किया, कोई भी बोलो माइक खोल के। सर्वे मेथड। सर्वे मेथड, ठीक है, सर्वे भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, सर्वे ही एक तरीके से कि मैंने सर्वे बोला कि भैया सभी लोगों ने जिन्होंने क्लास लिया है अपना दो, हमारे टीचर को रैंकिंग दो। तो एक तरीके से सर्वे में रिजल्ट आ गया हमारे पास। अगर मैं इसी में मैं मोहित जी को फोन करता, हाँ विश्वनाथ जी कुछ और कहना चाहते हो आप? और भी हो सकता है, शायद मैं वहां तक अभी नहीं सोचा जल्दीबाजी में। आपके दिमाग में क्या चल रहा है विश्वनाथ जी, बताइए। सर्वे में सर हम सबको ये मतलब जिन्होंने क्लास अटेंड की है उन्होंने ही दिया है, तो ये सर्वे में नहीं आएगा। सर्वे में सभी आएंगे, जिन्होंने लिया है उन्होंने नहीं लिया है वो सब आएंगे। मेरे को ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हो, ये डाटा किस चीज का है, इसको क्या कहेंगे हम? ये भी सैंपल ही हो गया ना, पॉपुलेशन सब लोग सब क्लास करने वाले। ठीक है, मीनाक्षी जी आप क्या कह रहे हो, बताओ। ऑनलाइन मोड में लिया गया है, मतलब भी ले सकते हैं ऑनलाइन टेलीफोनिक या सर्वे तो ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड है, वेरी गुड। ऑनलाइन मोड में सर्वे लिया गया है एक तरीके से। भैया पूरी क्लास के बीच में लिया गया तो सर्वे ही बोलेंगे ना इसको। हमने पर्सनली थोड़ी बोला मैंने, मीनाक्षी जी कैसे हो मुझे फीडबैक देना। पर्सनली तो मैंने नहीं पूछा ना एक एक व्यक्ति से, एक साथ ही पूरे ग्रुप का तो लिया मैंने। हाँ कई बार मैं पर्सनली भी पूछता हूँ, बहुत लोगों से पूछता हूँ। मीनाक्षी जी मेरी रैंकिंग हर बार गिरा देती है, मुझे 80 से कम देती है, 90 से कम देती है। तो पर्सनली भी मैं कॉल पे पूछता हूँ, बहुत लोगों से पूछा भी आप जैसे लोगों से। तो पर्सनली भी हम डाटा ले सकते हैं अपना, क्वेश्चन पूछ के। लेकिन भैया सर क्लास के अंदर हो सकता है कि किसी ने ना दिया हो सकता है कि कुछ लोगों ने ना दिया हो। इसमें भी तो ये डांस में भी तो आ सकता है, क्योंकि आधे से ज्यादा संख्या उसमें काफी आ जाती है। बहुत से लोग करते भी नहीं है उसमें। हाँ कई लोग नहीं करते भैया, हमारा नाम जाएगा। और बहुत से भैया लोग नहीं करते ना, तो ये डांस में हाँ, आ जाएगा ना एक तरह से। हमारे कुंदन जी तो बड़े खतरनाक है, अगर उनको कम नंबर दिए तो कुंदन जी तो हमें जान ले लेंगे हमारे। हैं कई लोगों के मन में ऐसा होता है, फोबिया, एक्चुअलिटी है ये, कि मैं अपने दोस्त को कैसे कम नंबर दूं, और झूठ भी नहीं बोल सकता और दोस्त को कम नंबर भी नहीं दे सकता। अब दुविधा में पड़ गया भैया। अब दुविधा का सॉल्यूशन ये है कि डांट में दूंगा ही नहीं फीडबैक ही नहीं दूंगा, यही सॉल्यूशन है दुविधा का। तो ऐसा होता है। सर सर्वे एक पर्टिकुलर एरिया का होता है ना, तो ये सर्वे नहीं लग रहा। तो आपको क्या लगता है पूनम जी, आप बताओ। वो नहीं ध्यान में आ रहा है सर, पर भैया सर्वे मुझे एक डांस लगता एरिया है। का होता है। सर क्वेश्चनिंग ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं क्या सर? क्वेश्चनिंग और ऑब्जर्वेशन सर। ऑब्जर्वेशन तो वो होता है ना, फिर मैं खाली मैं क्लास देखता और मैं ही नंबर देता। मैंने अपना तो भी डाला ही नहीं लिस्ट में, देखो मेरा तो नाम कहीं है ही नहीं, आप लोगों का नाम है। मेरा नाम कहीं दिखा, राहुल आर्य ने भी रैंकिंग दिया कहीं पे, मैंने तो दिया ही नहीं। ऑब्जर्वेशन में मैं वीडियो देखता, मैं क्लास लिखता और मैं रैंकिंग देता, वो होता है ऑब्जर्वेशन। ओके सर इसमें मुझे भी हम सैचुरेशन बोल सकते हैं क्या? लग रहा है सर। क्वेश्चनिंग नहीं। मैंने कहा क्वेश्चनिंग कहाँ पूछा मैंने? क्वेश्चनिंग तो वो होता कि मैं एक पेपर पे लिख के आपको बना देता कि टाइम मैनेजमेंट बताओ, ये बताओ, इस तरीके के मैं 10 आपको पॉइंट बना के दे देता। अब बताओ कि एक एक टीचर ने किन किन पॉइंट पे ज्यादा मिस किया है। वो पर्टिकुलर पॉइंट आते मेरे पास कि कुंदन जी के नंबर टाइमिंग की वजह से कटे हैं या टीचिंग स्किल की वजह से कटे हैं, वो अलग होता, वो डिटेल हो जाती अगर मैं वो वाला काम करता तो। लेकिन वो मैंने किया नहीं, मैंने सिंपल मेथड अपनाया, भैया डायरेक्ट ही दे दो, इतना झंझट कौन पाले, छोटी छोटी चीजों के पीछे कौन पड़े। तो मैंने सिंपल मेथड अपनाया कि भैया हाँ क्लास से पहले मैंने जरूर बोला था कि टाइमिंग का ये चीज आप देख लो और उसके हिसाब से दो। हाँ सर इसी कारण मैं क्वेश्चनिंग बोली थी कि आप बोले सर इसको सैचुरेशन बोल सकते हैं क्या? क्योंकि
कि इंटरेस्टेड पीपल, क्योंकि हमने इसको किसी को फोर्स नहीं किया करने को, तो जो पीपल इंटरेस्टेड थे उन्हीं लोगों ने दिया है। ये आई पकड़ में मीनाक्षी जी की बात, बहुत बढ़िया। सैचुरेशन, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। क्लास तो भैया 30 से ज्यादा नहीं ली थी, सबको पता है। 40 से ज्यादा बच्चे थे क्लास में, और फिर भी फीडबैक मेरे पास 10 लोगों का क्यों आया? 30 बच्चे कहाँ गए? इसका मतलब उन्होंने जानबूझ के नहीं दिया फीडबैक। ये इंटरेस्टेड कैंडिडेट का ही तो आया है, बाकी का तो नहीं आया। तो बिल्कुल सही पकड़ा मीनाक्षी जी ने, सैचुरेशन आएगा ये। चलिए, ये होगी हमारी थोड़ा लाइव एग्जांपल हमारी क्लास का। हम आगे बढ़ते हैं। अब डाटा कलेक्शन करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। इसको हम एक तरीके से इंटरव्यू भी ले सकते थे इस चीज को, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा गहरी हो जाती है। सामान्य रूप से जो हम जैसे कि डाटा को तो हमने दो भागों में बांटा है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब कुछ लोग प्राइमरी को खाली ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनायर के रूप में देखते हैं, और कुछ लोग 3 इंटरव्यू को भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो क्या है ये ऑब्जर्वेशन? हाँ, आपकी बात ठीक थी। किसने कहा था ऑब्जर्वेशन? मुझे संतोषी जी ने कहा था। हाँ सर। ऑब्जर्वेशन है ये। पता है क्यों ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि क्योंकि आप सर वो सभी हम ऑब्जर्व हम कर सबने रहे हैं। देखे, वही हम सबने बिल्कुल सही। ऑब्जर्व करके ही किए ना। आप सब लोगों ने कुंदन जी को, निशा जी को ऑब्जर्व किया, तो ये जी ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है जी, हाँ, क्योंकि हमने खुद ऑब्जर्व बहुत किया, बढ़िया। देखा, समझा, जी तब जी, जाना। वेरी गुड। ये और ऑब्जर्वेशन के बाद में फिर मीनाक्षी जी वाला मेथड लगेगा। ऑब्जर्व तो किया 40 बच्चों ने, और फीडबैक दिया 10 बच्चों ने। तो 10 बच्चे कौन थे? वो सैचुरेशन इंटरेस्ट वाले थे। 30 बच्चे ने नहीं दिया है, या तो उनको खुद पे विश्वास नहीं था, या उन्होंने क्लास नहीं लिया, या कुछ और रीजन रहा होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत ये वाला डाटा जो मैंने अभी दिखाया ये आएगा। इसके अलावा इंटरव्यू मेथड होता है, जो मैं भी आज और कल में लगाने वाला हूं। आप देखना, दो बच्चों के ऊपर लगाऊंगा मैं ये मेथड। क्वेश्चनायर मेथड, कि मैं क्वेश्चन पूछता हूं। इंटरव्यू और क्वेश्चन लगभग दोनों एक जैसे लगते हैं, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। इंटरव्यू में साक्षात्कार आमने सामने बैठ के लिया जा सकता है, ऑनलाइन भी लिया जा सकता है, और क्वेश्चनिंग को पीछे से भी लिया जा सकता है। इन दोनों में छोटा सा ये अंतर है। क्वेश्चनिंग दोनों में होती है, लेकिन क्वेश्चनायर मेथड में क्या होता है कि क्वेश्चनायर मेथड पीछे से भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो हमारा रिसर्चर है वो सामने ही बैठे, लेकिन इंटरव्यू में सामने बैठता है। ये अंतर है दोनों का। सेकेंडरी डाटा, ये हमने बताया था। सेकेंडरी डाटा उसको बोलते हैं जो पहले ही किसी ने काम किया और हमें बना बनाया वो काम मिल गया, वो डाटा मिल गया, उसको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। और सेकेंडरी डाटा इसको कम यूजफुल माना जाता है। कुछ जगह पे ज्यादा यूजफुल भी है जहां पे हमारी पकड़ नहीं है। तो इंटरनल डाटा की वो सेकेंडरी डाटा जो हमारी संस्था के अंतर्गत, जो हमारा जहाँ पे कंट्रोल्ड है, वहां से डाटा लिया उठाया गया वो पुराना। और एक्सटर्नल डाटा, जैसे कि मैंने नासा का डाटा उठाया कि नासा ने स्पेस के बारे में सर्वे दिया हमें, इसरो ने सर्वे दिया हमें, या कि बाहर की किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा लिया और मैंने उसी डाटा को यूज कर लिया, वो एक्सटर्नल के अंतर्गत आएगा। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड। ये क्या होता है? ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना। तो मैं आपको पिक्चर से समझाना चाहूंगा। एक मैं आपको टास्क देता हूं, आप लोगों को उस टास्क को पूरा करना है, ठीक है? चलिए, आप 2 मिनट, मैं 15 सेकंड दे रहा हूं। ये पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करें, और फिर मैं एक चीज पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? तैयार रहना। 5 सेकंड और है, ध्यान से ऑब्जर्व करो इस पिक्चर को, छोटी छोटी चीज को। ठीक है, टाइम अप। अब मुझे बताएंगे, ठीक है? मुझे पुष्पा जी मुझे बताएंगे। पुष्पा जी, आप मुझे बताएंगी। आपको ये बताना है कितने ऐसे बच्चे हैं जो खेलना पसंद करते हैं। 3 है। 3 बच्चे हैं, वेरी गुड। और अब मुझे पूनम जी बताएंगी
कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ना पसंद है? एक ही है सर। एक ही है, बहुत बढ़िया। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको फल पसंद है? एक। और कितने ऐसे बच्चे हैं मेरी तरह जिनको आलसी में रहना सोना पसंद है? एक बच्चा है सर। एक बच्चा है, ये रहा गोलू मोलू हमारा, है ना, जो हमेशा मौज मारता रहता है। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। अब पूनम जी, आप अब ओवरऑल क्या ऑब्जर्वेशन दोगी आप, ओवरऑल सभी बच्चों का? ओवरऑल मैं ऐसे बोलूंगी कि हर एक बच्चे की हॉबी अलग है, हर एक बच्चा अपने आप में अलग है, हर एक बच्चे का आनंद लेने का तरीका अलग है। वेरी गुड। मीनाक्षी जी, आप क्या कहोगे ओवरऑल इसके बारे में? सर इसमें यही है कि जो बच्चे हैं, मतलब जितने बच्चे दिखाए गए इसमें, तो उसमें एक तो जैसे मुझे लगता है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ने वाली होती है, क्योंकि लड़की पढ़ रही है वहाँ पर, ठीक है। और वो कहाँ दिमाग गया है, अरे वाह। वेरी और गुड। फिर उसमें जैसे दो लड़के खेलने वाले दिखाए गए, तो बॉयज का इंटरेस्ट ज़्यादा खेलने में होता है, तो हम ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि किसका किस तरफ ज़्यादा डायरेक्शन है, किस तरफ ज़्यादा झुकाव है। जैसे बॉयज का खेलने में ज़्यादा है, तो दो boys यहाँ खेलने दिखाए गए, दो लड़के दिखाए गए जो नेचर से जुड़ी हुई है, और एक पेंटिंग से, मतलब कि इंट्रोवर्ट होती हैं लड़कियाँ, ये चीज़ दिखाई गई थोड़ा अरे सा। वाह मीनाक्षी जी, क्या दिमाग लगाया आपने, वाह। कुंदन जी का दिमाग क्या बोलता है, हमारे कुंदन भैया, क्या बोलता आपका दिमाग? मैं भी अभी जो मीनाक्षी जी कही, मैं वही सोच रहा था कि आप देख रहे होंगे जो एक पेंटिंग्स कर रही है लड़की, एक एक फल, एक पढ़ रही है, बाकी जो बॉयज है ना वो खेल ही रहे हैं, या तो सो और रहे हैं, आलसी है बॉयज मौज मार रहे हैं। तो सो रहे हैं, या तो फिर खिलौने से या फिर बॉल से खेल तो रहे हैं यही वो। तो मौज है, हाँ? तो एक निष्कर्ष क्या निकलता है, एक लाइन में क्या बताओगे आप पूरी पिक्चर का निष्कर्ष? गर्ल्स। अब अब निष्कर्ष, और कोई बताओ, एनीवन, कोई भी बता सकता है। सर मैं बताऊं, बताओ जी, सब बताओ। सर मैं बताऊं बताओ। सर, सभी इसमें अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना अपना वर्क करते हैं, जिसको जो पसंद है। ये तो कोई निष्कर्ष नहीं हुआ, निष्कर्ष तो एक और पॉइंट ज्यादा, होता है, जैसे मीनाक्षी और जी ने सीधा इसमें, निष्कर्ष दिया। हाँ, जी भैया, इसमें देखा जाए ना, इसमें ना ज्यादा बच्चे देखो इसमें खेलने वाले हैं, देखो 3 बच्चे वाह। इसमें खेलने वाले हैं लेकिन बाकी नहीं है ना, तो इसमें लगा सकते हैं कि हाँ भाई ज्यादा की क्वांटिटी वहां पर है, तो वहां पर देख सकते हैं कि अब ज्यादातर बच्चों को खेलना पसंद है, तो हम यहाँ पे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसमें। वेरी गुड। खेलने वाले बच्चे कितने हैं? बॉल खेल रहा है 3 एक है, बॉयज, 3 एक है यहाँ गर्ल पे। पतंग के साथ खेल रही है, और दूसरा बॉयज कार के साथ खेल रहा है, तो ज्यादा बच्चे गेम्स में इंटरेस्टेड हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कंक्लूजन निकलता है। एक मीनाक्षी जी ने कंक्लूजन दिया कि जैसे कि ये पेंटिंग बना रही है, मतलब कि ये क्रिएटिव वर्क है, कि ये निकलता है कि जो क्रिएटिव वर्क कौन कर सकता है, गर्ल्स ज्यादा करती हैं। पढ़ाई में कौन आगे रहती हैं, दिखाई दे रहा है कि गर्ल्स आगे निकल रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, कि किसी चीज को हमने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके बताना। अच्छा, अब मुझे रुको, नया पर्सन को मौका देते हैं। अब मुझे बताएंगे, भारती जी मुझे बताएंगे, क्रिकेट खेलती होंगी, देखा होगा क्रिकेट आपने, तो आप इसके बारे में मुझे जी बताओ, सर। आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है ये? क्रिकेट के बारे में तो सर मैं देखती हूँ, पर इतना नहीं पता चलता मुझे। ओहो, क्रिकेट नहीं खेलते हो, ये तो गलत बात है जी। यहाँ पे हमारे कोहली साहब खड़े हैं मुंह उठा के। जी, और कोई बताओ मुझे। भैया यहाँ पे ये शॉर्ट रन वाली बात आ रही है कि उसका शॉर्ट रन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये लाइन के ऊपर है और लाइन से थोड़ा सा आगे की तरफ है ये, तो यहाँ पे ये शॉर्ट रन नहीं हुआ है, यहाँ पे वेरी ऑब्जर्व किया जाएगा। गुड, क्या पकड़ा है आपने, और ये किसने पकड़ा है ये और बता दो मोहित जी। थर्ड एम्पायर। थर्ड एम्पायर ने। थर्ड अंपायर ने पकड़ा है, तो थर्ड अंपायर ने ये फोटो लेके भेजी है, भैया शॉर्ट रन नहीं है, ये पूरा रन है। तो ये थर्ड अंपायर ने कौन सा मेथड लगाया, बताओ? ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड, इसको ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। ठीक है जी। अब ये पिक्चर आपके सामने है,
अब मुझे बताएंगे, कौन रह गया? हाँ, हमारे अंशुमान जी बताएंगे। अंशुमान जी, क्या हो रहा है ये बताओ, क्या दिखाई दे रहा है आपको? अरे भैया इतना टाइम ना लगाओ। स्वाति जी बताओ मुझे। शायद किसी का इंटरव्यू लिया जा रहा है, मतलब वो अरे जो वाह, बहुत बढ़िया। इंटरव्यू चल रहा है, और इंटरव्यू में क्या होता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चार लोग और एक मिलकर। चीज देखने वाली यहाँ पर ये भी है कि इंटरव्यूअर जो है ना, उनमें 3 यंग है और एक उसमें ओल्ड है। ये एक अनुभवी बैठा रखे उसने वहां पर। वेरी गुड। वो तो और जहाँ सर बहुत इंटरव्यू अच्छी बात है। में वेरी इन्वायरमेंट का गुड। भी देखा जाता है, जैसे डिस्टेंस है तो क्या होता है, जब भी हम इंटरव्यूज में जाते हैं तो 1 मीटर डिस्टेंस क्रिएट किया जाता है। जैसे अगर हम स्टूडेंट और टीचर को, मतलब हम देख के बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। अगर हम स्टूडेंट टीचर को देखते हैं तो टीचर ऊपर बैठता है, स्टूडेंट नीचे बैठता है। अगर हम बात करें तो ऐसे इंटरव्यूज में एक डिस्टेंस मेंटेन होता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी नंबर ज्यादा होते हैं और वो सब एक लाइन में होते हैं, और जो इंटरव्यू होता है, जो देता होता है, वो दूर बैठता है थोड़ा और सिंगल होता है। वेरी गुड। इसको सर मैं पैनल बोलूं एक बात? बोला जाता है। जब ऐसा इसका होता है तो उसको पैनल बोलते हैं, सर कि एक ज्यादा बात जो बोलूं इंटरव्यू इसमें? लेने वाले होते हैं। जी पूनम जी बोलिए। आज सर इंटरव्यू में ऑब्जर्व भी किया जाता है कि इंसान बैठा कैसे है, उसके हाथ पैर, उसका हिलना डुलना, उसका कॉन्फिडेंस, वो ऑब्जर्व किया जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक और मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको। अरे कहाँ गया? ये रहा, आईएएस का इंटरव्यू चल रहा है। आईएएस का इंटरव्यू चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, पूनम जी बताओ। सर जो सवाल पूछा जाएगा वो उसका जवाब देते वक्त उस इंसान के चेहरे के हाव भाव, उसके हाथ, उसको वो डर के कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, ये पूरा ऑब्जर्व किया जाता है। जवाब से भी ज्यादा ये चीजें ऑब्जर्व की जाती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक और इंटरव्यू चल रहा है। अब इसमें भी सभी वही चीजें फॉलो की जाएंगी। सभी जो हमारे इंटरव्यू लेने वाले हैं, देखो सभी अपने अपने दृष्टिकोण से नंबर लगा रहे हैं। एक की ड्यूटी लगी है कि वो पर्सनैलिटी को देखेगा। एक की ड्यूटी लगी है कि वो कॉन्फिडेंस को देखेगा। एक की ड्यूटी लगी है कि वो कैसे बैठा है, उसके पोस्चर के आधार पे उसने क्या पहना है, कैसे वो बात कर रहा है। एक इंटरव्यूअर देखेगा कि कैसे आंसर दे रहा है, और दूसरा देखेगा कि आंसर देते हुए खो तो नहीं रहा है, कहीं पे हड़बड़ा तो नहीं रहा है। यानी कि जितने भी इंटरव्यूअर होते हैं उनकी सबकी ड्यूटी अलग अलग होती है, और सभी अलग अलग नोटिस करते हैं। बाद में क्या होगा, बाद में अब ये डाटा बनाएंगे। इनका डाटा कौन सा डाटा होगा? रो डाटा। रो डाटा। अब उन रो डाटा को जब इकट्ठा कर दिया जाएगा तो कौन सा डाटा होगा? प्राइमरी। प्राइमरी डाटा। प्राइमरी और, डाटा। और ऐसे ही सर इसमें एक चीज और है, अभी जो ये सामने आप पिक्चर दिखाया है, इसमें जो इंटरव्यू ले रहे हैं जो टीचर, इनका जो चेयर है, मतलब इनका टेबल है ना, वो ऐसे सर्कुलर मोड में है, ताकि वो भी को एकदम मतलब सामने से वो जो बंदा बैठा हुआ है जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं वो दिखे। अगर ये सीधा तो उनको ना देखने में थोड़ा सा वो मतलब उनको ऑब्जर्व करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। इसलिए ना ज्यादा मैंने ऐसे इंटरव्यू देखते हैं प्रोग्राम में, तो उसमें इनके चेयर जो है सर्कुलर मोड में रहते हैं, ताकि उनका जो इंटरेक्शन है ना वो आमने सामने बना रहे। सर्कुलर मोड में ज्यादा बेस्ट तरीके से चीजें होती हैं, ये मैंने भी देखा है। जी। जैसे कि मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हुंडई कंपनी सुना है आपने? जो गाड़ी की कंपनी है, हुंडई गाड़ी निकालती है। वहां पे मैं गया उसके सेशन देने, हुंडई के कॉर्पोरेट ऑफिस में। वहां की टेबल ऐसे थी, यानी कि ऐसे लोगों को बिठा रखा था। इस तरीके से बच्चे, यानी कि वहां के जो कॉर्पोरेट ऑफिस के जो लोग थे वो बैठे हुए थे, पीछे भी इस तरीके से, यानी कि ऐसे यू टाइप की आकृति में वो सारे लोग बैठे हुए थे। और ये मुझे बड़ा अच्छा, मैं हैरान हुआ देख के, पहली बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था। और बीच में सिर्फ इतनी सी जगह है, एक आदमी बस निकल सके बस इतनी जगह थी कि मैं एक बार जाता और वापिस आता। और लेकिन मेरे को सारे लोग आराम से ऑब्जर्व कर रहे थे। सर्कुलर में ये सबसे ज्यादा फायदा होता है कि
एक पर्सन को ज्यादा लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि आजकल कॉन्फ्रेंस रूम ऐसे ही होता है ना सर, हाँ, कॉर्पोरेट्स में आजकल। कॉन्फ्रेंसिंग रूम ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, उसमें भी इसी आधार पे वो बनाए जाते हैं। और आप लोगों ने असेंबली भी देखी होगी, असेंबली जो होती है, और जो कौन से होते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी मीटिंग कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो हॉल्स से होते हैं उनको, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम भी आपने देखा ना, सर्कुलर टाइप की चेयर्स वहां पे होती है। क्यों होती है? क्योंकि सर्कुलर टाइप में कि हर एंगल से हम बराबर तरीके से उसको देख सकते हैं। तो ये भी, तो ये मैंने थोड़ा समझाने, थोड़ा बाहर चला गया मैं अपने टॉपिक से, लेकिन जरूरी था ये इस टॉपिक्स के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। वापस आते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब कि ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना, अर्थात देखना। जैसे आपने ऑब्जर्व किया ना उस डॉगी को, डॉगी बैठा है, एक आदमी लेटा है, एक जो लड़की है वो पढ़ रही है, एक लड़की ड्राइंग बना रही है, एक लड़की पेड़ पे चढ़ रही है, एक बॉयज जो है गेम खेल रहा है। ये ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करके आप लोगों ने निष्कर्ष बताया कि बॉयज को खेलना ज्यादा पसंद है, गर्ल्स को क्रिएटिव वर्क करना ज्यादा पसंद है। तो एक आपने एक निष्कर्ष दिया ना, कंक्लूजन दिया। इसमें क्या करता है रिसर्चर, कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी विषय वस्तु हो, सब्जेक्टिव कोई पर्टिकुलर कोई मैटर हो, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोई पर्सन हो, या कोई ग्रुप हो। जैसे ये अभी मैंने पिक्चर दिखाई थी ना वो लड़कियों वाली, वो ग्रुप की थी एक, है। उसमें उनकी एक्टिविटी को, क्रियाकलाप यानी कि उनकी एक्टिविटी को निष्पक्ष होकर देखा। अब निष्पक्ष यहाँ पे शब्द क्यों आया? अब मैं बॉयज हूं, मैं तो बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, ये मैं पहले माइंड में लेके बैठ गया कि मुझे तो बॉयज को अच्छा बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन वो फिर गलत हो जाएगा। हमें ऑब्जर्व करना है, लेकिन निष्पक्ष होके करना है। हमें जेंडर का भेद, एज का भेद, दोस्तों का भेद, ये चीजें नहीं रखनी वहां पे। तटस्थ भाव से, बिल्कुल दृष्टा भाव से, जैसे दृष्टा होता है ना, दृष्टा भाव से देखना है, और बाद में जजमेंट करके स्कोरिंग दे देनी है। और ऑब्जर्वेशन मेथड में जो सबसे जरूरी होता है ना, बिहेवियरल पैटर्न को, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हम बात तो कर नहीं सकते, समझ रहे हो। अगर क्वेश्चन ये बनता है आपके सामने कि जो बिहेवियरल जो पैटर्न है वो किस में देखा जाता है, क्या वो इंटरव्यू में थोड़ा वो देखा जाता है? ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा चीज देखी जाती है, क्योंकि हम बात तो हम कर नहीं सकते ना। ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, दूर बैठे, 1 किलोमीटर दूर बैठे हम विराट कोहली को देख रहे हैं, बात तो हम कर नहीं सकते उससे। ऑब्जर्व करके हम बता देते हैं अरे विराट कोहली ना ऐसे करता है, ऐसे बिहेव करता है क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। तो इस तरीके से ये चीज होती है, ऑब्जर्वेशन में हम बिहेवियरल पैटर्न को नोटिस किया जाता है, और बाद में उसको सिस्टमेटिक मैनर के द्वारा उस डाटा को एक जगह पे लिख दिया जाता है। इसको ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। अब ऑब्जर्वेशन मेथड के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड, कि मतलब कि क्या चीज हमें देखनी है कि पहले ही हमने डिसाइड कर लिया। जैसे कि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मुझे ये देखना है कि पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया भैया लड़कियां पढ़ने वाली, पहले ही मैं निश्चित करके आया था कि मैं ये चीज देखूंगा, उसको स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। अब जैसे आप लोगों को दिखाया मैंने एकदम से, क्योंकि आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, आप सब लोगों के व्यूज अलग अलग आए, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड था, कि कोई बिना प्लानिंग के ऑब्जर्व करना। क्लियर? अनस्ट्रक्चर्ड जिसमें कोई प्लानिंग ना हो, बिना प्लानिंग के इमीडिएटली सरप्राइज मिल गया, भैया बताओ क्या दिखाई दे रहा है आपको, जैसे भी मैंने आप लोगों को दिया। अब पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मैं किसी को योगा करा रहा हूं ग्रुप में या आप दूसरा एग्जांपल लो, मुझे सर्वे करना है। भैया जैसे साइकोलॉजिस्ट होता है, जैसे हाँ। साइकोलॉजिस्ट होता है, वो किसी भी बच्चे का अगर वो उसे करना होता है तो क्या करता है ना, उसके साथ वो इस तरह से इंक्लूड हो जाता है कि उसको पता भी नहीं चलता वहां पे, और वो उसको ऑब्जर्व करता रहता है। वेरी गुड,
बहुत बढ़िया। साइकोलॉजिस्ट का आपने बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि साइकोलॉजिस्ट बच्चों बच्चों के साथ वो खेल भी रहा है, गेम भी खेल रहा है, मजाक भी कर रहा है, बच्चे समझ रहे हैं ये तो हमारा दोस्त है, लेकिन एक्चुअली में दोस्त नहीं होता, वो जज कर रहा होता है आपको। होता है ऐसे एक्चुअल में। जैसे कि कई लोग होते हैं हमारी वो क्लास हमारे में टीचर्स जासूस, होते हैं। हमारी क्लास में बहुत सारे जासूस बैठे हैं, मुझे पता है। वो जाके मैसेज पहुंचाते हैं, अरे दूसरे एक आदमी जाके बोलते हैं राहुल जी ने ये बोल दिया, अरे आपके एक आदमी के बारे में ये बात कर दिया। होते हैं, वो हमारे बीच हैं अभी घुसपैठ लोग, और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं हर चीज को, और वो डाटा हमारा बाहर जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, माइक खोल के बताओ। पार्टिसिपेशनल ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। वो हमारे बीच हैं लेकिन हमें नहीं पता है, कुछ एक का मुझे पता है लेकिन ज्यादातर का हमें नहीं पता। ठीक है, देखिए जी कितना अच्छा एग्जाम्पल हमने दे दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट, नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। अब इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अब इसी हमारी क्लास में इसका एग्जाम्पल बताओ, कौन समझा सकता है मेरे उसी एग्जाम्पल से जो मैंने अभी दिया, उसी एग्जाम्पल से नॉन इसमें पार्टिसिपेशन का। हाँ, नॉन पार्टिसिपेशन आपका हो गया क्योंकि आप हमारे साथ इंक्लूड नहीं हो, आप टीचर हो लेकिन आप हम सबको ऑब्जर्व कर रहे हो वहां पर। मैं बताऊं? हमें पता है कि आप हमें ऑब्जर्व कर रहे हो, वो सब चीजें हैं वहां पर। थोड़ा बहुत सही है, मैं और बताऊं? अच्छा हो सकता है। हाँ स्वाति जी बताओ। जैसे हम अभी YouTube पे हमारे सारे क्लासेस डाल रहे हैं, तो YouTube के जो ऑब्जर्वर है वो उसको जो वॉच कर रहे हैं वो लोग नॉन पार्टिसिपेशन। वेरी गुड। अब यूट्यूब पे हमें नहीं पता भैया, दुनिया में वॉच कर रही है, हमें तो नहीं पता ना कौन कौन हमें देख रहा है, तो वो नॉन पार्टिसिपेंट्स हैं। पार्टिसिपेट भी नहीं किया, ना आपको पता ना मुझे पता भैया, यूट्यूब तो पब्लिक का है, कोई भी देख लो। ठीक है, और बाद में बताते हैं अरे MDYA अकादमी में ये होता है, वहां पे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन से भी पढ़ाया जाता है, पेन का भी यूज किया जाता है, और गाने बना भी गाए जाते हैं, चुटकुले भी गाए जाते हैं। यानी कि वो कैंडिडेट बाहर का कैंडिडेट है, वो आज तक हमारी क्लास में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसको पता है कि हमारी क्लास में क्या होता है। ठीक है जी। एक सेमी पार्टिसिपेंट्स, कुछ बच्चे कभी कभी आ गए क्लास में और कभी कभी नहीं आए। जो ज्यादातर है हमारी क्लास के बच्चे कभी कभी लाइव क्लास ले लेंगे, और कभी कभी बोलेंगे नहीं लाइव के लिए टाइम नहीं, हम तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, और उसके बाद में फिर आप नंबर दे रहे हो, कोई निष्कर्ष आप निकाल रहे हो, आधा पार्टिसिपेट किया और आधा नहीं किया। डिस्गुइस्ड ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या होता है पता ही नहीं चलता। वैसे तो पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट में भी ये चीज लगती है, लेकिन इसमें स्पेशली ये चीज होती है कि पता ही नहीं चलता कि ऑब्जर्वेशन हो रही है या नहीं हो रही है। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं इतना भी मुझे नहीं पता। किसी का दृष्टिकोण हो सकता है कि अरे राहुल जी की उम्र तो इतनी छोटी है, इस छोटी सी उम्र में ये देखो क्या क्या कर रहे हैं। अब किसी की दूसरी वाली नजर भी हो सकती है, भैया इनकी तो शादी नहीं हुई है, चलो बात करते हैं इनसे जा करके। और भी दृष्टिकोण बहुत सारे हो सकते हैं, सब लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण होगा मेरे प्रति, मुझे पता है। और कुछ एक का होगा अरे तुम्हारे बेटी की तरह है, मेरा बेटा भी इसी उम्र का है, और अपने बेटे को मैं मोटिवेट करती हूँ, देखो बेटा तुम्हारी उम्र का बच्चा क्या कर रहा है। यानी कि क्या कह रहा हूं मैं, जितने पार्टिसिपेंट्स आप लोग हो, आप सब लोगों को देखने का नजरिया, आप लोग मेरे को किस तरीके से देख रहे हो, सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन, मैकेनिकल मतलब कि जैसे कि पुलिस वाले करते हैं। आजकल क्या होता है, पुलिस वाले कैसे करते हैं, चालान कट रहे हैं आजकल ऑनलाइन, दिल्ली में भी कट रहे हैं। हाँ, अब तो नाके पे उनको रेड लाइट पे खड़े होने की जरूरत नहीं है,
ऊपर कैमरा लगा दिया मोटा सा, तो वो अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा, अरे गाड़ी तेज चल रही थी, चालान काटो, ऑनलाइन घर पे चालान पहुंच जाएगा उसको। ऑनलाइन ही सब चीजें हो जाएगी। अरे बिना हेलमेट का, अरे इसने रेड लाइट तोड़ दिया, अब पुलिस वाले बैठे हैं 1 किलोमीटर दूर, और दूर से देख के उन्होंने बता दिया ये गड़बड़ हो रही है भैया, चलो पकड़ो इसको। तो ये होती है मैकेनिकल की, यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेकर के ऑब्जर्व करना। या फिर कई बार हमारे डायरेक्टर सर होते हैं, यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर है, वीसी सर हैं, वो जाकर देखते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम की बड़ी कमी होती है, शॉर्टेज होती है। वो कभी भी सरप्राइज दे देते हैं अपने मैनेजमेंट को, भैया चलो मुझे डाटा दिखाओ, सारे कैमरे मुझे खोल के दिखाओ, 25 तारीख को ग्राउंड में क्या हो रहा था, 8 बजे क्या हो रहा था ग्राउंड में, बताओ। मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन होता है ये। हमारी यूनिवर्सिटी में एक बार बड़ा पंगा हुआ, मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन लिया। क्या हुआ यूनिवर्सिटी में, एमए सेकेंड ईयर के बच्चे बड़े मस्ती कर रहे, एक लड़के ने लड़की को गोद में उठा लिया, और क्या हुआ, वो तो एक तरफ कोने में कैंटीन, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हम सब हैरान, वीसी सर को कैसे पता चल गया। बाद में पता चला यूनिवर्सिटी की टॉप बिल्डिंग के ऊपर इतना छोटा सा कैमरा लगा रखा, वो तो ऊपर बैठे ही सब लोगों को ऑब्जर्व कर रहे। सब लोगों के कान खड़े हो गए, भैया यूनिवर्सिटी बड़ी चालाक है, संभल के रहो, हर कोने पे नजर है यहाँ पर। उन बच्चों को पकड़ लिया गया, उनके पेरेंट्स को बुला लिया गया। तो ये ऑब्जर्वेशन है मैकेनिकल, ठीक है जी। अब लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड की, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी होती है कि इसको कम कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उसमें पार्टिसिपेशन ना के बराबर होता है एक तरीके से, क्योंकि ऑब्जर्व भी तो हम कर रहे हैं, पैसे बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, और रिजल्ट बहुत कम आता है, इंफॉर्मेशन बहुत कम आती है, और स्टडी भी लिमिटेड होती है इसमें। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड की कुछ लिमिटेशंस थी। इंटरव्यू मेथड भैया, और एक हाँ जी, इसमें और एक लिमिटेशन हो सकती है कि बायसनेस आ जाएगा, कि मैं किसका ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, तो मैं जिसके बारे में ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ उसके बारे में अगर मेरा अच्छा व्यू है तो मैं अच्छा लिखूंगी, नहीं अच्छा है तो नहीं लिखूंगी। वो तो हर एक नहीं हो सकता है मैडम। हाँ, ऑब्जर्वेशन में ये भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कि ऑब्जर्वर का माइंड क्या है उस समय, प्रेजेंस माइंड में वो खुश है तो बड़ा अच्छे कर देगा, अगर वो खुश नहीं है तो अच्छे को भी बुरा बना देगा, थोड़ा बहुत शूट करता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो निष्पक्ष भाव से, स्टार्टिंग में मैंने इस बात को लिखा था कि निष्पक्ष भाव से करना, वो आएगा। नहीं तो क्वेश्चनिंग में, इंटरव्यू में हर जगह बायसेस हो सकती है, वो चीज तो है ना, पक्षपात तो। अब इंटरव्यू में, इंटर का अर्थ होता है आंतरिक, और व्यू का अर्थ होता है देखना, कि अंदर जाकर के देख लेना। अब इंटरव्यूअर के पास में 10 मिनट होती है। अब इस जैसे ये बच्चा बैठा है यहाँ पे, इंटरव्यू देने आया है, इस जैसे 100 लोग आए होंगे आईएएस का इंटरव्यू देने। अब ये 5 यहाँ पे इंटरव्यूअर बैठे हैं। अब इन सब लोगों को, उन 100 कैंडिडेट में से इस एक पर्सन को सिलेक्ट करना। चलो आप ये सोच लो, ये योगा का चल रहा है, कि ये योगा का इंटरव्यू देने के लिए आया है कि योगा टीचर बनेगा किसी यूनिवर्सिटी में। तो अब इनके लिए बड़ी सिरदर्दी है कि 100 के 100 बच्चे आए हैं, सभी बच्चों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। अभी छोटी चीज को नोटिस करेंगे, और बाद में जो रिजल्ट आएगा बोल देंगे हाँ, जो चेस्ट नंबर जो 22 पे आया था उसका हम सिलेक्शन कर रहे हैं। यानी कि इनके लिए बड़ी ही दुविधा रहेगी इंटरव्यूअर के। लेकिन इंटरव्यूअर की खासियत होती है कि वो देख ही लेता है अक्सर कि उसके एक्चुअल में 100 कैंडिडेट में से हमारे लिए कौन सा है, और उसी को वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा एक्चुअलिटी में होता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो भैया करप्शन का माहौल है, जान पहचान के बच्चे आगे बढ़े जा रहे हैं। लेकिन हम पॉजिटिव ही सोचते हैं। पॉजिटिव में यही होता है कि आंतरिक मूल्यांकन होता है उसका, ठीक है। अब इंटरव्यू कई तरीके का होता है, पर्सनल इंटरव्यू, इंडिविजुअल, एक उसमें एक ही इंटरव्यू लेने वाला होगा और एक ही देने वाला होगा।
टेलीफोन पे भी इंटरव्यू होते हैं बहुत सारे, मेल पर होती है। मेल वाले को तो क्वेश्चनिंग में भी इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि मेल पे तो क्वेश्चनिंग लिए जाते हैं ज्यादातर। स्ट्रक्चर्ड पहले से ही फिक्स होते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। अनस्ट्रक्चर्ड कुछ नहीं पता, सामने जो मूड आया वही पूछ लिया, कुछ भी पूछ लेते हैं, किसी हाथ नहीं पैर नहीं क्वेश्चन के। अब एक पर्सन के अंदर से और भी बाल की खाल खींच लेना, मैंने अपनी तरफ से समझाने के लिए लिख दिया आप लोगों को। कुछ भी पूछ लेना, पता ही नहीं, गहराई में चले गए हैं उसी क्वेश्चन की। एक ही क्वेश्चन को पकड़ के बैठ गया इंटरव्यू लेने वाला हमारा। पैनल जो मैंने भी फोटो दिखाया था, ये पैनल के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि इंटरव्यू लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और देने वाला एक ही होता है। जैसे कि यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले 5 लोग बैठे हैं और देने वाला एक ही है, तो इसको पैनल बोलते हैं, पैनल इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की खासियत होती है, इंटरव्यू छोटा होता है, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, इससे बड़ा तो मैंने कोई इंटरव्यू देखा नहीं। बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है तो इससे बड़ा कोई इंटरव्यू होता है, अदरवाइज इससे बड़ा कोई इंटरव्यू नहीं होता। थोड़ी देर में ही इंटरव्यू के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि 10-15 मिनट के अंदर ही उसको जज करना होता है कि ये कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा है, इस पोस्ट के लिए इसका सिलेक्शन करना चाहिए। ये इंटरव्यू के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, थोड़े टाइम के अंदर ही उसको सिलेक्शन करना होता है, जज करना होता है। इंटरव्यू में जो चीजें पूछी जाने वाली होती है क्लियर होनी चाहिए और सामान्य होनी चाहिए, स्पष्ट शब्दों में बताई जानी चाहिए कि जो हमारा मकसद है कि हमें जो योगा टीचर है हमें स्कूल के बच्चों के लिए चाहिए, तो हमें उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें जो हमारे बच्चों के लिए उचित हो। ऐसा नहीं है कि हमने एक अंग्रेज को चुन लिया और बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले, तो ऐसे हाई टैलेंटेड हमें योगा टीचर मिल भी गया तो वो तो फिर भी यूजलेस है, क्योंकि बच्चों को तो इंग्लिश आती नहीं और टीचर हमें इंग्लिश वाला मिल गया और टीचर को हिंदी आती नहीं। मतलब कि हमारा उद्देश्य क्या है, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, और सरकारी स्कूल के बच्चों को उनकी भाषा में ज्यादा अच्छे से अच्छा पर्सन देने वाला योगा टीचर हमें सिलेक्ट करना है। तो यानी कि उद्देश्य के आधार पे भी सिलेक्शन होता है। अक्सर होता है ना, जैसे कि कई बार होता है ऐसे कि सिलेक्शन में क्या होता है कि 2 कैंडिडेट के बराबर नंबर आ गए, कि एक कोई गांव है, मान लेते हैं कि ये चलो एमपी की बात है, ठीक है, एमपी है ये, एमपी में किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होना है। अब एक पर्सन तो है एमपी का, ठीक है, और दूसरा पर्सन है हरियाणा का, और दोनों के इंटरव्यू में बराबर नंबर आ गए। अब आप बताओ इंटरव्यू वाला किसको ज्यादा मान्य करेगा? एमपी वाला जो हरियाणा, जो जहाँ का है उसी को, उसी क्षेत्र वाले को। क्यों करेगा? अब क्यों क्योंकि कर वो उस आपको क्षेत्र क्यों? क्योंकि वो उस क्षेत्र के बारे में अच्छे से जानता है, उस लैंग्वेज को अच्छे से जानता है, वहाँ के लोगों को। क्योंकि वो वहीं का है, उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी वहां की भाषा समझने में, उन बच्चों को समझने में। जबकि जो दूसरे स्टेट से आएगा उसको बड़ी दिक्कत होगी, उसको रहने की भी दिक्कत होगी, और जबकि उसी स्टेट का होगा, उसका वहीं पे अपना घर भी होगा, आने जाने की भी सुविधा होगी। जब आने जाने की सुविधा होगी तो मेंटली रूप से वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। जब स्ट्रेस फ्री रहेगा तो वो बच्चों को ज्यादा टाइम देगा, ज्यादा टाइम देगा तो बच्चों को ज्यादा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है उसके आधार पे भी सिलेक्शन, जो मैंने भी एक एग्जांपल दे दिया, इस तरीके से सिलेक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन है, एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी मतलब कि बिल्कुल ही जो क्वांटिटी बेस होता है कि नंबर किसके आए हैं, 0.1 तो 0.1 आगे निकल गया भैया, उसी को हमें सिलेक्ट करेंगे, 1 पॉइंट पीछे रहेगा उसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो आप 5 मिनट संयम बना के रखिए, टॉपिक में कंप्लीट कर देता हूं, क्योंकि कंसेप्ट आपका पीछे का मैंने भूमिका बना दी है, समझने में देर नहीं लगेगी आपको। क्वेश्चनर मेथड, अब क्वेश्चन हमें पूछने हैं। क्वेश्चनर मेथड में क्या होता है, इसमें एक छोटी सी ये बात इससे लिमिटेड होती है कि जो, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें पूछ रहे हैं या हम कोई एक फॉर्म भरवा रहे हैं, ये बात सबसे, इसकी सबसे नेगेटिव फीडबैक भी है क्वेश्चनर मेथड का, क्योंकि जिससे हम क्वेश्चनिंग ले रहे हैं वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अक्सर ये चीजें सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट जाती है क्वेश्चनर मेथड की।
ज्यादातर क्वेश्चन मेथड या तो शुद्ध हिंदी में मिलेंगे या शुद्ध इंग्लिश में मिलेंगे, और हमें भैया देसी आदमी, ना तो शुद्ध हिंदी आती है और ना शुद्ध इंग्लिश आती है, फंस गए बीच में। अब फॉर्म भरना भी जरूरी है। अब वो गलत हो सकता है ना, क्योंकि जिसका मतलब ही समझ में नहीं आएगा वो क्या हम फीडबैक देंगे, तो तुक्का मारेंगे, तुक्का गलत भी हो सकता है। फिर ऐसा कई बार मैंने तो देखा है, होता है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। अब इसकी अपने अपने लाभ भी है भैया क्वेश्चनर मेथड के। इसमें क्योंकि जैसे कि हमारी क्लास में एक दिन राकेश जी आए थे, राकेश जी आया, बोले कि मैं कोरोना के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, एक मैं क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन पेपर को आप सभी नंबर दो, और उन्होंने अपना रिजल्ट बना दिया, उनकी पीएचडी में टॉपिक को काम आएगा उनको। तो इस तरीके से एक साथ ही उन्होंने 200 बच्चे मिल गए उसको, तो उसकी मेहनत भी कम लगी। एक तो वो एक एक बच्चे के पास जाके फॉर्म भरवाता, प्रिंट आउट भी निकलवाता। अब एक उन्होंने क्या किया, गूगल फॉर्म पे बनाया और अपलोड कर दिया, और सभी बच्चों ने फीडबैक भी दे दिया, और सारे बच्चे अच्छे अच्छे भी मिल गए। और सबसे बड़ी बात कि सारे बच्चे अलग अलग जगह के थे, तो जब अलग अलग जगह के बच्चों का जब कोई फीडबैक लिया जाता है तो उसको ज्यादा वैलिड माना जाता है। एक ही जगह का अगर कोई फीडबैक लिया जाता है उसको कम मान्यता मिलती है। तो क्वेश्चनर मेथड का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि कम टाइम में ज्यादा लोगों का और ज्यादा बेहतर तरीके से हम फीडबैक ले सकते हैं, या जो भी हमारा पर्पज है उसको पूरा किया जा सकता है। और रिलायबल होगा, क्यों? ऑब्जर्वेशन में तो क्या होता है, ऑब्जर्व किया, हम कह सकते हैं भैया ऑब्जर्व करते हुए इसने अपने, इसका दोस्त था, ये लड़कियों को पक्ष ले लिया, लड़कों का पक्ष ले लिया इसने, तो वो वहां पे पक्षपात हो सकता था। अब क्वेश्चनायर में क्या पक्षपात करेगा, क्योंकि सारा डाटा रिटर्न फॉर्म में है। अब रिटर्न फॉर्म को कोई मना नहीं कर सकता, भैया चेक कर लो, आप निकाल लो, कर लो एनालाइज, ये रिजल्ट आएगा, आप भी कर लो। तो ये इसलिए सबसे ज्यादा विश्वसनीय होते हैं क्वेश्चनर मेथड हमारे। अब जो मैंने जो क्वेश्चनर बनाया और मोहित जी भी बनाएंगे, मोहित जी को भी वही रिजल्ट मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि सेम वही रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन भी सेम और कैंडिडेट भी सेम, तो रिजल्ट वही आएगा। दोबारा ले लो भैया, दोबारा भी वही रिजल्ट आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज्यादातर वही आएगा। और इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है क्योंकि जो उत्तर देने वाला है उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता। अगर उसको डराया धमकाया ना जाए तो, मेरे जैसे तो डरा देता भैया, हाँ बेटा तेरे नंबर काटूंगा, आजा कम नंबर दे के दिखा मेरे को। वो डराने वाली विषय अलग है। अगर टीचर डराने वाली फीडबैक ना हो, बच्चों को हम मत रख दे कि इसको कोई नहीं देखेगा आपका फीडबैक, तो बच्चे ना बिना प्रेशर के आराम से अच्छा फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन ज्यादातर दबाव बना देते हैं, अक्सर बड़ी बड़ी जगह पर, हमारी यूनिवर्सिटी में भी बना देते हैं, ज्यादातर बन ही जाता है। टीचर देखेंगे, पता है भैया, अरे राहुल ने इतना कम फीडबैक दिया, अच्छा बेटा देखता हूँ तेरे को, मैं आजा तेरे असेसमेंट काटूंगा। तो वो दबाव बन जाता है बच्चों के ऊपर, भैया टीचर आपका फीडबैक पढ़ लेगा और फिर आपकी छवि नेगेटिव बन जाएगी उस टीचर के दृष्टिकोण में, लेकिन उससे निष्कर्ष गलत आता है। तो अच्छी क्वेश्चनर उसी को बोलते हैं जिसमें जो आंसर देने वाला जो बच्चा होता है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, यानी कि उसको उसके ऊपर किसी का दबाव ना हो, इस तरीके से फीडबैक लिया जाए, उसको ज्यादा रिलायबल माना जाता है। ठीक है जी, आप इन चीजों को पढ़ लेंगे, बहुत आसान है ये। और कल मैं आपको शेड्यूल पढ़ाऊंगा, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। टाइम कुछ ज्यादा हो गया आज का, मैं ज्यादा घुस गया टॉपिक को बताते बताते, सॉरी चाहूंगा मैं उसके लिए, बहुत कम बता पाया मैं आपको, लेकिन आपके कंसेप्ट शायद अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और मैं कंसेप्ट पे ही काम करता हूँ। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो आज के टॉपिक में तो बता दीजिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप लोग आंसर करेंगे मैसेज में, और जिसको बोला जाएगा वो हमें माइक खोल के बताएगा। ठीक है, चलिए, तो आप हमें मुझे बताएंगे कि रो डाटा क्या होता है। मुझे आस्था साहू जी माइक खोल के मुझे बताएंगे।
अजीत देव जी मुझे बताइए रो डाटा क्या होता है? रो डाटा में ये रफ वर्क और नहीं। अरे अजीत जी क्या किया, सारी मेहनत को निचोड़ दिया आपने, हाँ? इतना सर आज आसान लेट से क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन था। सर लेट से ज्वाइन है सर। राधिका जी बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये तो। हाँ रफ रफ डाटा होता है भैया, जो पहले बनाया जाता है। हाँ, वेरी गुड, रफ डाटा होता है, बहुत बढ़िया। जी, अच्छा, आप और वो मुझे यूज भी बताएंगे नहीं होता। प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा के बारे में मुझे डिफाइन कौन करेगा? शालिनी योगा जी मुझे करेंगे, शालिनी पांडे जी अपना माइक खोल के बताएं। अब प्राइमरी डेटा जो होता है, जो पहली बार बनाया गया होता है, फ्रेश डेटा होता है। जैसे आपने हमसे एक रफ में दिया कि किस टीचर को कितना परसेंटेज मिला है, फिर उसको आपने एक सीक्वेंस में बनाया, फर्स्ट टाइम एक फ्रेश डेटा तैयार किया, वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है। उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। वेरी गुड, चेंजेस कर सकते हैं। सेकेंडरी डाटा मुझे बताएंगे मुनिंदर साहू जी, बाकी लोग मैसेज करें, मैसेज बहुत कम लोग कर रहे हैं। पूनम मैम मुझे बताएंगे। सर जो बना बनाया डाटा मैं ले लेती हूँ वो सेकेंडरी डाटा है, जो मैंने खुद नहीं बनाया, ले लिया कहीं से। वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में। जयसुरी उमरे जी मुझे बताइए ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? जी सर, ऑब्जर्वेशन मेथड मीन्स आपको जो कुछ काम दिया गया, जैसे हमको लेक्चर्स दिए थे दोपहर के रिवीजन के, और हमको ऑब्जर्व करके बोलना पड़ा कि टीचर्स लोगों ने जो कैसे सिखाया है, तो उसको ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको रैंकिंग देनी है। या फिर हम जब से क्लास लेते हैं तो हमको उनको बच्चों को क्या इम्प्रूवमेंट करना है, उसका ऑब्जर्वेशन का डेटा बनाना पड़ता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ऑब्जर्वेशन मेथड के टाइप्स मुझे बता दीजिए। मैं मैसेज करिए, सबसे ज्यादा कौन मैसेज करेगा? ऑब्जर्वेशन मेथड के टाइप्स। मुझे समिता जी माइक खोल के बता दें, बाकी लोग मैसेज करें, मैसेज देखकर। स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट, सेमी पार्टिसिपेट, मैकेनिकल। ठीक है जी, बहुत अच्छा आपने बताया। अब वेरी गुड, मैसेज में मोहित जी का आ गया, पूनम जी का आ गया, कुंदन जी, कमला जी, शालिनी जी, राधिका जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब मुझे आपको आंसर देना है कि स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के कोई एग्जांपल मुझे दीजिए। भारती मान लीजिए, आप दीजिए स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। कमला नायक जी। कमला मैम। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। इसमें मतलब प्लानिंग के साथ हम जो करते हैं वो स्ट्रक्चर जो वाला होता है हमारा। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसमें होगा सर, जैसे कि हमने, दिमाग से निकल गया सर अभी। कौन बताएगा? मोहित जी हाथ उठा रहे सर हैं, मैं बताओ बोलूं? मोहित जी। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर जो आप बता रहे हो ना, इसमें क्या होता है कि हम लोग ना किसी एक पर्टिकुलर चीज को ले लेते हैं कि हाँ मुझे इस चीज को तो देखना ही है वहां पे जब मैं ऑब्जर्व करूंगा। तो किसी भी एक उसकी विशेषता या कोई भी उसका किसी भी जैसे बीमारी पे ले रहे हैं तो उस चीज को हम लोग वहां पे ऑब्जर्व करेंगे ये इस बीमारी के हिसाब से किस तरह से इस पे काम करता है। जैसे अगर किसी को गुस्सा आता है, हमें उसको ऑब्जर्व करना है, तो हमें देखना है कि वहां पे हम गुस्से वाली चीज को इसका जरूर देखेंगे कि किस टाइम ये गुस्सा करेगा, तो वहां पे वेरी उसको गुड, बोलते हैं स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या आंसर दिया है सर मैं आपने। दूं सर मैं दूं एक एग्जांपल। जी पूनम मैम बताइए। सर मुझे किसी स्कूल का सर्वे करना है, तो मुझे साफ सफाई देखनी है, तो मैं देखूंगी पैसेज, उनका ग्राउंड कितना साफ है, बच्चों के कपड़े कैसे हैं, खाना खाते वक्त बच्चे साफ सफाई रखते हैं कि गिराते, तो मैं उसी पॉइंट पे ध्यान दूंगी।
ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ये हो इसमें बोल गया। सकते हैं ना कि ऑल्सो कि जो हमारा पैटर्न होता है ऑब्जर्वेशन का वो फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड होता है कि हमें पहले ही हम प्लान करके आ गए कि हमें ग्राउंड को देखना है, पहले ही प्लान कर लिया कि हम क्लासरूम को देखना है। और एक होता है कि प्लान वहीं जाके करना, वहीं जाके वॉशरूम भी देखना है, अच्छा प्रिंसिपल रूम भी देखना है, अच्छा पार्क भी देखना है, वहीं जाके देख लिया अपने आप ही। वहां पे कुछ भी माइंड चेंज हो गया, वो अनस्ट्रक्चर्ड था, हमें नहीं पता था हम क्या देखने गए थे और क्या हम देखने लग गए, वो अनस्ट्रक्चर्ड जी हो सर, गया इसमें भाई। ये भी हो सकता है ना सर कि जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें 10 तारीख का टिकट कराना है, तो हमने इसमें पूरा प्लान बना लिया है कि पूरा स्ट्रक्चर है हमारा। 10 तारीख को हमको ट्रेन में बैठना है, फिर हम 11 को पहुंचेंगे, फिर उसके बाद हम ये करेंगे, फिर 15 को हमको रिटर्न होना है। इस टाइप से हम उसको प्लानिंग कर लेते हैं, पूरा स्ट्रक्चर वेरी बना गुड, लेते हैं। पूरी प्लानिंग जो होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है। वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे बताएंगी नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल। मुझे मैसेज करो, देखता हूँ कौन ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल देगा। मैसेज करके बताओ नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, देखते हैं आपका माइंड कितना चलता है। मोहित पाल जी, अरे वाह ईश्वर। जय कुशल पाटिया जी यूट्यूब, अरे वाह। कुंदन जी यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया था सर, अरे आप अपनी तरफ से बताओ, मैंने तो दिया था। कमला जी ये क्या नासा, अच्छा जी, ठीक है। सर और मैं एक बताती हूँ पर टाइप नहीं करती। बता दो जी, बता दो। सर मुझे बैंक का सर्वे करना है, मैं बैंक में जाके बैठ गई। मैंने देखा इधर लोगों को फैसिलिटीज कैसे दी जाती है, लोगों को बैठने को जगह है, पीने का पानी है, लिखने के लिए पेन रखा है। मैं खुद कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं, मैं सिर्फ एक चेयर पे बैठी हूँ और आते जाते लोगों को देख रही हूँ कि बैंक कैसे कैसे सुविधाएं लोगों को दे रहा है। काफी हद तक सही है आपका एग्जाम्पल, और सर बहुत मैंने जो बढ़िया। नासा का जो दिया था ना, उसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगी। जैसे कि इसमें नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, असहभागी निरीक्षण होता है। मतलब कि इसमें निरीक्षणकर्ता जो है वो समूह में मतलब शामिल नहीं रहता है। तो जब हम उस टाइप का कुछ डाटा उनसे लेंगे तो हम तो उसमें शामिल नहीं है ना, उन्होंने जो भी वहां पर जाके किया है नहीं किया है, तो हम उनके सहयोग से इसको लेंगे ना सर, इसलिए तो नॉन पार्टिसिपेंट में आएगा। हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं हमने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि ऑब्जर्वेशन मेथड के नुकसान क्या हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, मुझे बताएंगे राधिका जी, जी भैया, बताओ। इसमें पुनरावृत्ति के गुण भी उपस्थित रहते हैं भैया, और इसमें क्या ऑब्जर्वेशन में परिणाम गलत भी परिणाम गलत भी आ सकते। कोई आपका अपना शामिल है तो पक्षपात भी हो सकता है, और किसी को नंबर कम भी दिए जा सकते हैं, ज्यादा भी दिए जा सकते हैं। मतलब नेगेटिव इफेक्ट भी इसके रहते हैं भैया ठीक है, वेरी ऑब्जर्वेशन में। मान लो आप कहीं इंटरव्यू देने गए और मान लो किसी से आपका झगड़ा है, कुछ भी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके बारे में नेगेटिव लिख देगा ऑब्जर्वेशन में। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुंदन जी ने कितना अच्छा एग्जांपल दिया, लैक ऑफ कंट्रोल, कॉस्टली, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड स्टडी। कमला जी ने कंट्रोल, कॉस्टिंग, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, स्टडी, वेरी गुड, बहुत अच्छा दोनों ने बताया है। अगला मेरा क्वेश्चन इंटरव्यू मेथड के बारे में, मुझे बताएं जिन किन किन लोगों ने इंटरव्यू दिया है जॉब का, हाथ उठाओ। और लोग हाथ उठाओ। जी संतोषी जी, आप हमें बताओ क्या आपने देखा वहां पे। जी सर, मैं इंटरव्यू देने गई थी तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं लोग, आपका बिहेवियर देखते हैं कि आप, और जब आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो वो देख ऑब्जर्व करते हैं कि आप कॉन्फिडेंस से दे रहे हो या फिर बना बुना इधर उधर दे रहे हो। ये सब चीज देखते हैं सर। बहुत बढ़िया। और आप सब लोगों को बता दें हमारी संतोषी जी की जॉब लग चुकी है केंद्रीय विद्यालय में, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी जॉब अच्छी चले, लंबी चले, और अभी तो स्कूल में मिली है, आने वाले टाइम में आपको जी यूनिवर्सिटी सर में भी मिली बिल्कुल, है, आप हमारी तरफ से बिल्कुल बधाई है। बिल्कुल।
थैंक यू सो मच। भैया जो हमारे कॉलेज में जब सुबह प्रैक्टिकल का वो आता है, मतलब इंटरनल में और एक्सटर्नल में जो एग्जामिनर आता है, तो वो जब वाइवा लेता है तो वो भी तो इंटरव्यू में ही आएगा हमारा। हाँ, लगभग वाइवा मानते हैं लगभग उसको। हाँ, वो इंटरव्यू की तरह ही होता है वो भी एक क्योंकि वो तरीके। हमें ऑब्जर्व करता है ना काफी चीजें, तो वो ऑब्जर्व ही करता है और फिर उसके बाद वो हमें वहां पे नंबर देता है सारी चीजों को देख के, ओवरऑल करके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी उसकी तरह ही होता है वो भी लगभग। क्योंकि उसमें तो फर्क ये है कि इंटरव्यू में हम जाते हैं इंटरव्यू देने, और वाइवा में वो हमारे पास आता है, ये छोटा सा अंतर है ना। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा फर्क हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इंटरव्यू मेथड का मीनिंग। मुझे कौन समझा सकता है? लास्ट क्वेश्चन। बताऊं भैया? कौन रह गया? कोई रह तो नहीं गया क्वेश्चन से? जय कृष्ण पांड्या जी, आप रह गए हो, आप बताओ। जैसे आंतरिक मूल्यांकन बोलते हैं सर। जी, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। और जैसे इंटरव्यू का वो लास्ट जो होता है, जैसे सब सिलेक्शन होने के लिए जो जो सब चीज जरूरत है उसी को ही सर इंटरव्यू मेथड बोलते हैं। ठीक है, और बेहतर तरीके से कौन बता सकता है? मोहित जी बताओ। भैया इंटरव्यू मतलब कि इंटरव्यू का मतलब होता है कि हम लोग जो हमारे अंदर की छुपी हुई चीजें उनको देखते हैं वहां पे, वो हमारी क्वालिटीज को देख लेते हैं, वो हमें कोई ना कोई टास्क दे के वहां पे वो हमारी ना काफी चीजें वहां से पता कर लेते हैं कि ये इस लायक है या नहीं है हमारी चीजों के। और वो हमसे क्वेश्चनिंग इस तरह से करते हैं कि क्वेश्चनिंग से हमारा ना नेचर पता चल जाता है उनको, कि नेचर कैसा है इसका, और ये इसका ना कि एग्जैक्ट मतलब इमीडिएट ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है या नहीं, इस तरह की चीजें वहां पे वो लोग चेक करते हैं, और उसी को ही बोलते हैं चलिए, इंटरव्यू। अच्छा, आप शालिनी जी बताएंगी जी। शालिनी जी, राधिका जी, आप हमें बताएंगे। आपकी शादी हुई? इंटरव्यू मतलब एक जैसे हम रुक जाओ ना, सब मेरा एग्जाम्पल तो सुन लो पहले। आपकी शादी हुई, मैं लाइव पे मैं काम करता हूँ, पुराने घिसे पेटे एग्जाम्पल हम नहीं देते। आपकी शादी हुई होगी, है, और भाई साहब भी आपसे मिलने आए होंगे, मीटिंग हुई होगी, वो भी तो इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में ये शॉर्ट टाइम में चीजें नोटिस करनी होती है, तो आपने क्या क्या नोटिस किया, बताओ हम सबको। आप मेरे से पूछ रहे हो राहुल जी? जी, आपसे पूछ रहा हूँ। बताओ। जी मीटिंग नहीं हुई थी हमारी, बहुत पहले से बात होती थी। पहले फिक्स मामला था, है? ओके। कौन हम है जो जिनकी मीटिंग हुई होगी, सामने अपने आप से आ जाओ। राधिका जी। जी भैया। हाँ, बता दो जी अपने बारे में आज तक खुल के। क्या भैया? अरे क्या पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ पे शादी की बात चल रही है। शादी के टाइम आपकी इंटरव्यू हुआ होगा ना आपके हस्बैंड के साथ में, तो आपके मन में क्या क्या विचार थे, और कैसे थोड़े टाइम में 5-10 मिनट का मौका मिला होगा आपको जज करने का, तो आपने क्या क्या जज किया? भाग गई लेफ्ट। कौन बताएगा? अपने आप से आ जाओ। नहीं भैया, मैं लेफ्ट नहीं हुई हूँ। कहाँ अच्छा, लेफ्ट हुई हो, हूँ मैं? बताओ बताओ बताओ। मेरी तो भैया आवाज सुनकर वो मुझे ढूंढते ढूंढते आ गए थे, फिर शादियों में ऐसे देखते रहे, फिर पता करा मेरे बारे में, फिर उनकी मम्मी को भेजा, फिर उनके पापा मम्मी देख, फिर कहीं ना कैसे से ढूंढा, फिर बात करी मुझसे। मैं तो छोटी थी आप भैया, 20 साल की, तो मैं इतना समझती भी नहीं थी। फिर कुछ तो पेरेंट्स देखा वेरेंट्स। होगा, बच्चे थे, बिल्कुल नासमझ थोड़ी थे, कुछ तो देखा होगा आपने। आवाज भैया आवाज, उन्होंने अरे, फोन, मेरे घर पे उन काम होता था उनका, तो फोन लगाया होगा तो मैंने फोन उठा लिया, अच्छा, और आप तो बस इम्प्रेस हो वो गए। आवाज सुन सुन के ढूंढ लिया मुझे कि ये आवाज कहाँ से आई, किसकी बेटी है, कौन से व्यापारी की बेटी है, जब बिजनेस करने लग गए थे तो। वो ये कमाल है आपके गाने गाने का, है? अब समझ फिर में कहीं आया। शादी में उनको पता चला वहां शादी में आएगी, तो वह शादी में आ गए, वहीं मुझे ऑब्जर्व करते रहे, फिर बाद में पेरेंट्स से बात करी। ये भैया ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया ये तो फिर। अब इनकी मीटिंग हुई नहीं है, मीटिंग शायद पूनम जी की हुई होंगी। पूनम जी हाँ, बताएंगे। मेरी नहीं हुई भैया, पेरेंट्स की हुई थी। पूनम जी बताएंगी, पूनम जी की मीटिंग में क्या हुआ होगा। हाँ जी। सर हमारा पहले से ही फिक्स था सर। कौन है और सामने? भारती जी, आप बता दो।
विश्वनाथ जी, आपकी भी शादी हो चुकी है, आप बताओ। समिता जी, आपके बारे में ज्यादा नहीं पता, मुझे पता भी नहीं आपकी हुई है नहीं हुई है, माइक खोल के बता दो। सर हुई है। हो चुकी है आपकी शादी? हाँ, 2 बच्चे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर हुई है। हाँ जी, बताओ, लाइव एग्जाम्पल समझाओ सभी को। कुछ नहीं, देखने आए थे और नाम पूछा, क्या करते हो, क्या है, ये सब पूछा। फिर वॉकिंग को मिला, फिर सब इंटरव्यू में लिखा था। अच्छा, चलो चलो, हम ये कर लेते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और हमारे मोहित भाई जी जा रहे हैं लड़की देखने। हाँ मोहित जी, आपके मन का आपको 5 मिनट मिलेगी, आप बताओ क्या आप इंटरव्यू लोगे उस लड़की का, जल्दी बताओ। सबसे पहले तो ऑब्जर्व ही करना होता है। सबसे पहले इंटरव्यू के अंदर सबसे पहली चीज तो ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि बॉडी मूवमेंट से और बात करने के तरीके से ना काफी चीजें अपने आप समझ में आ जाती हैं। अरे वाह, क्या चीज आप देखोगे, आपका पर्पस क्या होगा बताओ। पर्पस क्या होगा? सबसे पहले तो यही होगा कि उनका बात करने का तरीका कैसा है, और बात करने से और काफी चीजें बात करने से इस तरह से काफी चीजें पता चल जाती हैं कि नेचर कैसा है और बाकी चीजें कैसी हैं। अच्छा, और और भैया जब होगी तो मैं आपको बताऊंगा कॉल करके, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है क्योंकि भैया। अनस्ट्रक्चर्ड है ना, स्ट्रक्चर थोड़ी है हाँ, ये। अनस्ट्रक्चर्ड है, पता ही नहीं क्वेश्चन, नहीं कुछ एक के तो फिक्स होंगे, मेरे कुंदन भाई जी के पक्का फिक्स मिलेंगे, कुंदन जी यादव सामने, क्योंकि इनको मिक्स लड़की चाहिए। बताओ कुंदन जी, सही बोला ना मैंने, सही बोला ना? अरे नहीं राहुल सर, उसको भी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। नहीं 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 कुंदन भैया को। नहीं, हम तो क्वालिटी वाले ही हैं। अगर दोनों चीज देखते तो हो गई रहती शादी अभी तक तो। चलो जी, तो खुश रहो, हमेशा मस्त रहो, ऐसे ही मजे मजे में पढ़ाई करो। और काफी देखिए, ऐसे चीजें जो हमें ना लंबे टाइम तक याद रहेंगी। अगर मुरट्टू तोता की तरह पढ़ेंगे ना, या आप पढ़ लेंगे कल तक आप भूल जाओगे, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। चलिए, तो आज का हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मैं संतोषी जी से निवेदन करूंगा कि संतोषी जी, आप आइए और शांति पाठ कराइए। जी भैया, बिल्कुल। सभी कमर गर्दन सीधे करके बैठ जाएंगे। किसी भी मुद्रा में, ध्यान मुद्रा किसी भी मुद्रा में बैठ जाएंगे और धीरे से आंखें बंद करेंगे और एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को घर्षण करेंगे, फिर आंखों पलकों से लगाएंगे, फिर धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को प्रणाम मेरा। प्रणाम जी, प्रणाम। चलिए, अच्छा, किसी को हार्ड तो नहीं हो रहा ना मेरी बातों से, जो मैं एग्जांपल देता हूँ? कुछ लोग ले नहीं जा सर, रहे मजा हैं। आता है, मजा आता है। यही चीज याद रहता है, जब पढ़ते हैं ना तो ये चीज याद रहता है, उसके साथ अपना को रिलेट करके पढ़ते हैं। तो चलो, हाँ, अगली बार राहुल सर संतोषी मुझे जी की बताए शादी थे। कराएंगे। अगली बार संतोषी जी की शादी कराएंगे हम, ठीक है, क्लास में। आपकी शादी नहीं हुई ना अभी तक? मेरी शादी हो गई है। अच्छा, हो चुकी है, ओहो फंस गए भैया। मैं हम 2-4 लोग ही बैठे हैं तुम्हारे यहाँ पे, तो कुंदन जी भैया, हम 2-3 लोग बैठे हैं यहाँ पे, फिर रहे हैं ऐसे दाएं बाएं लेकिन टक्कर मारते। इस बार आप लोगों का भी ब्याह करा देते हैं। लड़कियां ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है जी, बढ़िया जी, बढ़िया, अच्छे से एंजॉय करो, मौज मारो और अच्छे से पढ़ते जाओ। कल मिलते हैं सभी को, है, नमस्ते। राहुल सर का पहले ढूंढना है। तलाश जारी है अभी, देखते हैं अभी क्या होगा। सबको पुराने दिन याद दिला रहे हैं आप तो। पुराने दिन कैसे? शादियों की। हाँ, अभी देखते हैं, अभी आपके भी होनी है, देखते हैं दोनों में से पहले कौन छक्का मारेगा। हाँ देखते हैं, बाउंड्री लाइन पे है अभी। दोनों बड़े लाइन पे खड़े हैं।
पहले कुंदन जी 6 लगाएंगे, राहुल जी लगाएंगे, पता नहीं होगा। देखते हैं। ठीक है सर, गुड नाइट। ओके कुंदन जी, प्रणाम जी। प्रणाम।